गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टार्ट किया था और उसमें हमने आपको ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल बता दिया था। आज का जो फोकस रहेगा वो रहेगा गैमेटोजेनेसिस पर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहां होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल देखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ प्राइम सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल में। जो प्राइम सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या सेक्सुअल ऑर्गन, उसको गोनैड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गोनैड। ये गोनैड, और गोनैड से ही गैमेट बनता है। गोनैड ही गैमेट बनाता है, गैमेट। तो टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फ्रॉम गोनैड कितना आसान है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फ्रॉम गोनैड इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। अब क्या देखना है, क्योंकि ये गोनैड दो तरह के होते हैं। एक हो गया मेल गोनैड, मेल गोनैड, ये साइन है मेल का, नहीं तो मैं इसको हटा ही देता हूं, मेल ही लिख देता हूं, मेल गोनैड। और मेल गोनैड को बोलते हैं टेस्टिस। दूसरा तरफ ये है फीमेल गोनैड, फीमेल गोनैड। फीमेल गोनैड को बोलते हैं ओवेरी। तो मेल में मेल गोनैड, फीमेल में फीमेल गोनैड। और गोनैड क्या बनाता है? गैमेट। तो ये जो मेल गोनैड है ये बनाएगा गैमेट। चूंकि गोनैड ही मेल है तो गैमेट भी मेल होगा, तो इसको बोलते हैं मेल गैमेट, मेल गैमेट। और मेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं स्पर्म। क्लियर? सिमिलरली ये है फीमेल गोनैड। तो फीमेल गोनैड क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट का नाम है ओवम और एग। तो कितना आसान है गैमेटोजेनेसिस। गोनैड इज द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। मेल गोनैड इज कॉल्ड टेस्टिस एंड मेल गोनैड मेल गैमेट एंड मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म। सिमिलरली फीमेल गोनैड इज ओवरी एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवम। तो स्पर्म बनने का, जैसे गैमेट बनने को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, उसी तरह स्पर्म बनने को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। सिमिलरली ओवम बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं oogenesis, oogenesis। तो इस तरह आज का जो क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस में पहले स्पर्मेटोजेनेसिस फिर oogenesis। तो मैं पहला आपको फर्स्ट स्टार्ट करता हूं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसको मैं मिटा दूं। तो मैं आपको पहले बताया था कि टेस्टिस जो होता है वो प्राइम मेल सेक्स ऑर्गन होता है। और टेस्टिस के टीएस में हम लोगों ने क्या देखा था कि बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे और इंटरस्टिशियल सेल, जिसको लिडिक सेल्स बोलते हैं, जो इंडोक्राइन पार्ट था। ये सारा चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज पढ़ना है साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एक्चुअली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है उसको डिटेल स्टडी करना। तो मैं पहले एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको बताता हूं। और टीएस ऑफ टेस्टिस में आगे बताया था, तो उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स था और इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लोग लिडिक सेल बोलते हैं। और लिडिक सेल्स क्या है? वो इंडोक्राइन पार्ट है, उससे हार्मोन्स निकलता है और उस हार्मोन्स का रोल भी आपको गैमेटोजेनेसिस में होता है। तो चूंकि मेल सेक्स हार्मोन है तो स्पर्मेटोजेनेसिस में उसका रोल होगा। तो हार्मोनल एक्शन भी हम लोगों ने थोड़ा सा बाद में चर्चा कर लेंगे।
तो यहां ध्यान देना है कि ये मैं बना रहा हूं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यह एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हम लोग क्या देखते हैं कि ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये है जर्म सेल्स या जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, और बीच बीच में हम लोग इसमें एक स्पेसिफिक लॉन्ग सेल या टॉल सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल्स। इसको नर्व सेल्स भी कहा जाता है क्योंकि यही नरिशमेंट देता है किसको, स्पर्म को। यह है क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स। तो बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं सारे के सारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, और सेक्स सेल में यानी कि गैमेट को सेक्स सेल कहा जाता है। सेक्स सेल और बॉडी सेल में एक ही फर्क है कि सारे सेल्स में क्रोमोसोम्स का नंबर फुल होता है यानी कि डिप्लॉयड होता है, और केवल गैमेट में क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है, इसलिए गैमेट को हैप्लॉयड और नॉर्मल जनरल बॉडी सेल्स को हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं। और दोनों का जो फॉर्मेशन होता है कि जर्म सेल, देखो हम लोग पूछते हैं कि देखो बॉडी में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक सोमैटिक सेल और दूसरा रिप्रोडक्टिव सेल जिसको हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होता है और रिप्रोडक्टिव सेल कैसा होता है, तो आपका आंसर आता है क्या कि वो हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड नहीं होता, सारे के सारे सेल डिप्लॉयड होते हैं। सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है इसलिए वो कंटिन्यूअस डिप्लॉयड रहता है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जिसको जर्म सेल बोलते हैं उसमें मोड ऑफ डिवीजन होता है। क्या उसमें मोड ऑफ डिवीजन म्यूसिस होता है, क्योंकि उसको गैमेट बनाना होता है और गैमेट हैप्लॉयड होता है। तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में डिटेल। तो ये है जर्म सेल या जर्मिनल एपिथेलियम बोल सकते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल या इसको जर्म सेल भी बोल सकते हैं। ये 2n है डिप्लॉयड, और ये है सर्टोली सेल जो नरिशमेंट देता है किसको, आपको स्पर्म को। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक्चुअली क्या होता है, हर एक टेस्टिस के अंदर हमने बताया था कि ट्यूनिका अल्बुजिनिया क्या करता है कि सेप्टम बनाता है, और सेप्टम के कारण बहुत सारा टेस्टिकुलर लोब्यूल बनता है, और हर एक लोब्यूल में 2 से 3 है नहीं, किसी में ज्यादा भी होता है, वो हाईली क्वाइल्ड ट्यूब होते हैं जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यही है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को बताने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम कट करके सीधा कर देंगे ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये मैंने बना दिया बेसिमेंट मेम्ब्रेन, और ये है जर्म सेल, और बीच में डाल दिए ही जो सर्टोली सेल आप देख रहे हो, ये है सर्टोली सेल। एक सर्टोली सेल में और यहां डाल दिया, और बाकी सब का सब है जर्म सेल। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। दोनों प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग होता है क्या जस्ट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ पुबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी, लेकिन ooजेनेसिस जो होता है एक सर्टेन पीरियड के बाद स्टॉप कर जाता है। इन केस ऑफ फीमेल एज यू नो दैट है नहीं, द फर्स्ट ओव्यूलेशन जो होता है नहीं, तो फर्स्ट ओव्यूलेशन के बाद यदि एक फर्टिलाइज होता है तो इंप्लांट हो जाएगा, और यदि इंप्लांट नहीं होता है तो पहला उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसको बोला जाता है मेनार्की। और जस्ट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 45 to 55 इयर्स वो स्टॉप कर जाता है जिसको बोलते हैं मेनोपॉज। यहां सवाल होता है कि ooजेनेसिस जो होता है वो 45 से 55 के बाद स्टॉप कर जाता है, लेकिन जब एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस यानी पुबर्टी के बाद यदि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है तो टिल डेथ तक वो होते ही रहता है, कभी वो बंद नहीं होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ होता है, वो स्टॉप नहीं होता है। अब यहां ध्यान देना है क्या कि ये है 2n, सारे के सारे
सेल डिप्लॉयड है, इसको बोलते हैं जर्म सेल। जर्म सेल जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो सेमिनस ट्यूब्यूल्स के अंदर का है। अब क्या होता है कि इसको हम लोग 3 फेज में स्टडी करते हैं। सबसे पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन का नंबर ही होता है कि टू इंक्रीज द नंबर, इसका मीनिंग ही यही होता है। क्या होगा कि बार बार माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा, तो रिपीटेड माइटोसिस और बहुत सारा सेल बनाएगा। और चूंकि हम माइटोसिस है तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। अब चूंकि यह स्पर्मेटोगोनिया, चूंकि यहां नंबर इंक्रीज कर रहा है और माइटोसिस के द्वारा हुआ है, इसलिए इसमें भी क्रोमोसोम्स का नंबर 12 यानी कि यह डिवाइड होगा। अब स्पर्मेटोगोनिया 2 तरह का होता है। एक होता है ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया। तो जो ए टाइप होता है एक्चुअली ए स्टेम सेल फॉर द फर्दर डिवीजन ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, है नहीं? यह क्या करेगा, फिर से स्पर्मेटोगोनिया को डिवाइड करके एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। और यह बार बार ए टाइप, यदि मान लें कि यह ए टाइप है तो यह फिर से डिवाइड करेगा और बनाएगा स्पर्मेटोगोनिया ही बनाएगा। और जो बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया है, बी टाइप एक्चुअली यह है प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म, है ना? बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड प्रीकर्सर ऑफ स्पर्म, यानी यही स्पर्म बनाता है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी यह बार बार डिवीजन करेगा और यह बना दिया स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम लोग बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब होगा ग्रोथ फेज। तो ये जो बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया है, यानी जो प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म मदर सेल। स्पर्म मदर सेल, क्योंकि अब यही स्पर्म बनाएगा। अब इसमें क्या होगा, हमने एक को लिया है, तो अब क्या है कि एक स्पर्मेटोगोनिया जो है अब यह ग्रोथ करेगा। यह क्या करेगा, नरिशमेंट लेगा, अपना साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी को बढ़ाएगा और यह ग्रो करता है, ग्रो इन साइज, यह साइज में इंक्रीज करेगा। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और इस फेज को बोलते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज चूंकि यह डिवीजन नहीं किया है तो इसमें भी क्रोमोसोम का नंबर वही रहेगा 2n, दैट इज डिप्लॉयड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होता है। अब यहां से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस स्टार्ट होगा और इनकी यह मैच्योरेशन फेज कहलाता है। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा कि मियोसिस स्टार्ट होता है। अब इसमें ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगा, क्योंकि मैंने एक ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिया है, यदि 2 लेते 1 से 4 बनता है तो 2 से 8 बनेगा। क्योंकि मियोसिस में आप जानते हैं कि 1 पैरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स एंड ईच विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू दैट ऑफ द पैरेंट सेल। यहां भी वही होता है। इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होगा। तो क्या होगा कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था यह डिवाइड करके ये 2 ठो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। दोनों में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, n हाफ हो गया, ये हेप्लॉइड। इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी सेकेंडरी। ये मियोसिस फर्स्ट है और मियोसिस सेकेंड जो होता है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, यानी इसमें यह एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बनेगा, लेकिन दोनों में क्रोमोसोम का नंबर सेम रह जाएगा, यानी n ही रह जाएगा। तो ये बन गया क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस सेकेंड करेगा, मियोसिस सेकेंड, और यह बनाएगा स्पर्मेटिड। यह है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स बोलते हैं, ये सारे के सारे स्पर्मेटिड्स। अब यहां एक चीज हो गया मैच्योरेशन फेज में, एक चीज अभी ध्यान देना है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस।
बोला जाता है। अब ये है स्पर्मेटिड्स। अब यह फर्दर डिवाइड नहीं करता, ये सब के सब हैप्लॉइड है, सब के सब हैप्लॉइड है। अब जो ये स्पर्मेटिड्स बना या ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, अब इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है और मेटामॉर्फोसिस के बाद यह बनाता है स्पर्म। ये बना दिया स्पर्म। तो एक से बना दिया 4 स्पर्म, इसको इज इट आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। अब जैसे ही स्पर्मेटोजोआ बना, अब इसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो सारा स्पर्मेटोजोआ क्या करेगा, अपना हेड को यहां सर्टोली सेल में इम्बेड कर देगा। यानी किसी के अंदर में ये प्रोसेस, ये तो मैंने बाहर में दिखाया, प्रोसेस अंदर में चल रहा है। ये सारा अपना हेड को सर्टोली सेल्स में पूरा इम्बेड कर देता है ताकि यहां से नरिशमेंट ले सके। ये नरिशमेंट ले लिया। अब है क्या, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म को रिलीज करता है, बाहर करता है, कब, जब आपका इसकी नीड होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जब सर्टोली सेल्स इसको रिलीज कर देता है बाहर जाने के लिए, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, यानी रिलीज ऑफ स्पर्म, मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। यहां से जो स्पर्म रिलीज होगा इसको हम लोग बोले स्पर्मिएशन। तो 3 टर्म्स हमको याद रखना आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये स्पर्म जो है ये चला जाएगा सर्टोली सेल्स में इम्बेड करेगा, और जब यहां से रिलीज करेगा द कंडीशन इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। इन दिस वे द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस। ये इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्म गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब होता क्या है कि यहां पर जब इसका फॉर्मेशन होता है, तो जो हाइपोथैलेमस, आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जब फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकालता है, और वो क्या करता है, वो रिलीज करता है FSH एंड NH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से आता है। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, ये क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, पहले आप इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को ले लीजिए। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, यह इसके कैपेसिटी को, स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए काफी एक्टिव कर, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं कि इसके प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज कराता है। कौन, यह स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल को, है ना, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है, और उससे क्या होता है कि एक हार्मोन्स निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन बोले, या इसको प्राइमरी एंड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज द रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के रेट को बढ़ा देता है। तो LH का यही काम है, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, निकलता है, वह क्या करता है, LH, तो वह किसको करेगा, लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा, और लीडिंग सेल कौन सा हार्मोन्स निकालेगा, वो निकालेगा एंड्रोजन, जो मेल सेक्स हार्मोन है, और उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के रेट को बढ़ाता है। सेकेंड थिंग क्या है कि जो FSH निकलता है वो सर्टोली सेल को एक्टिवेट करता है, और सर्टोली सेल्स से निकालता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन, 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन के साथ मिल करके यह इस रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है। इस तरह 2 मेल सेक्स हार्मोन है, एक हो गया आपको टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा क्या हो गया आपका जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये दोनों मिल करके रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है। इस तरह से
ये हो गया प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या कि प्रोसेस ऑफ द गैमेटोजेनेसिस में oogenesis। तो ये आपको पूरा स्टेप बाय समझ में आया है, और ये सारा का सारा प्रोसेस कहां चल रहा है, ये सारा का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और वन मोर थिंग, अब जो ये स्पर्मेटोजोआ जो बन गया, अब यह कभी डिवाइड नहीं करता, या तो इसका यूज होगा या तो समाप्त हो जाएगा, है नहीं। इसको जो है आपका ल्यूकोसाइट के द्वारा इंगल्फ कर लिया जाता है यदि यूज नहीं हुआ, लेकिन ये कभी भी फर्दर डिवाइड नहीं करता है। तो इन दिस वे ये स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव ए गुड डे।